अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का सेट नंबर वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 करने वाले हैं और इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो यदि आप लोग इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और साथ ही इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और लाइक और कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है इसमें से। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न है, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है। कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सही रासायनिक सूत्र क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, CaNO3 होल ट्वाइस और पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 होता है। इस तरह से इसका सही उत्तर होगा सी होगा। कैल्शियम नाइट्रेट जो है, अगर कैल्शियम नाइट्रेट की बात की जाए तो ये तृतीयक अकार्बनिक नमक है। याद रखिएगा, कैल्शियम नाइट्रेट जो है तृतीयक अकार्बनिक नमक है। इसका ठोस कैल्शियम आयनों से बना होता है और इसकी अनुपात की बात की जाए तो 1:2 होता है। इसलिए यह विशुद्ध रूप में आयनिक प्राकृतिक एवं यौगिक है। नाइट्रेट आयन की बात की, नाइट्रेट आयन के कारण इसका गुण इसका ऑक्सीकरण होना है। यह दहनशील नहीं है, अर्थात यह उच्च तापमान पर नहीं जलती है। यह दहनशील सामग्रियों के प्रज्वलन में तेजी ला सकता है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के बात करें, हम इससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं हम सारे इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई और सवाल आए तो आसानी से उसे आप लोग टिक कर पाएं। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें हम तो यह भी एक अकार्बनिक रासायनिक अभिकर्मक है। यह आमतौर पर विभिन्न प्रयोगशाला में इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में और औद्योगिक अनुप्रयोगों के ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में औद्योगिक अनुप्रयोगों के ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है। सभी हेक्सावेलेंट क्रोमीन यौगिक के साथ यह स्वास्थ्य के लिए तीव्र और गंभीर रूप से हानिकारक है। यह एक बहुत ही उज्ज्वल लाल नारंगी रंग के साथ एक क्रिस्टलीय आयनिक ठोस है। यह पानी में घुलनशील है। याद रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है पानी में घुलनशील है। मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट, मोडेट क्रोमियम आयन विश्लेषणात्मक अभिक्रिमी एसिड मिश्रण आदि के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा, इसका उदाहरण जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रयुक्त होता है किसमें, क्रोमिड एसिड मिश्रण में, क्रोमिड एसिड मिश्रण में। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेकालाइट निम्नलिखित में से किसका संघनन से बनता है। बेकालाइट जो है किसके संघनन से बनता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। बेकालाइट जो होता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। बेकालाइट एक आरंभिक क्या है, प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम होता है पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्रेट। याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिए एक मिनट, इसको लिख लीजिए आप लोग, पॉलीऑक्सी बेंजाइल ग्लाइको एनहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, कुछ जंतुओं में अपनी त्वचा का रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है। यह रंग परिवर्तन होता है। कुछ जंतु है जो अपनी त्वचा का रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है। यह रंग परिवर्तन होता है किस कारण से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेलेनोफोर्स से। मेलेनोफोर्स से जंतुओं की अपनी त्वचा का रंग परिवर्तन होता है। मेलिनोफोर्स की बात की जाए तो क्रोमेटोफोर्स का एक प्रकार है। मेलिनोफोर्स जो है
क्रोमेटोफोर्स का एक प्रकार है जिसके द्वारा कुछ तंतु अपनी त्वचा का रंग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं और पर्यावरण में अपने आप को उसके अनुकूल बना लेते हैं। कुछ प्रमुख क्रोमेटोफोर्स के रंग प्रदान करता है। जैसे ज़ेनथोफोर्स की बात करें तो ज़ेनथोफोर्स जो होता है, ज़ेनथोफोर्स का रंग पीला होता है, एरिथोफोर्स का रंग लाल होता है और लिकोफोर्स का रंग उजला होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में सही है? वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी विकल्प सही है, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं, यह बिल्कुल सही है। प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम उत्प्रेरण के रूप में उपयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। एंजाइम सेलुलर चयापचय प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। एंजाइम की गति प्रभावित करने वाले कारक तापक्रम और पीएच एवं सबस्ट्रेट की सांद्रता। एंजाइम अनेक प्रकार के होते हैं। एंजाइम की अगर प्रकार की बात की जाए तो हाइड्रोलेलेज, एंजाइम की अगर प्रकार की बात की जाए तो हाइड्रोलेजेज आप लोग लिखते चलिए। हाइड्रोलेजेज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अणु विघटित होकर छोटे छोटे अणु जो होता है, हाइड्रोलेलेज का जो होता है, अणु विघटित होकर छोटे छोटे अणु बनाते हैं तथा जल से जुड़े होते हैं। दूसरा है लोएलेज और दूसरा जो होता है इसका लोएलेज होता है। ये सभी किसका प्रकार है? एंजाइम का। एंजाइम यौगिक में मूल समूह को हटाता है, एंजाइम में मूल समूह को हटाता है, ये लोएलेज का काम। और तीसरा है ट्रांसफेरेज, और ट्रांसफेरेज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रांसफेरेज जो है यौगिक एक अणु से एक समूह के दूसरे स्थानांतरित करता है। ट्रांसफरेज का मतलब होता है, ट्रांसफर का मतलब ही आप लोग समझ सकते हैं कि एक अणु है या एक समूह से दूसरे समूह में जो स्थानांतरित करता है उसको ट्रांसफेरेज कहते हैं। ये एंजाइम के प्रकार हैं। कौन कौन आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोलेलेज और दूसरा लोएजेज और तीसरा ट्रांसफेरेज। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और एक खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा। नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? नासा के द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, तरल हाइड्रोजन। नासा के द्वारा जो है तरल ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हाइड्रोजन की आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है और हाइड्रोजन की खोज की बात की जाए तो 1766 ईस्वी में हेनरी कैनविन्सन के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन का खोज किसके द्वारा किया गया था? कैनविन्सन के द्वारा 1766 में किया गया था। हाइड्रोजन की बात करें तो यह सभी तत्वों से हल्का होता है, इसका प्रतीक H होता है तथा परमाणु संख्या भी 1 होता है और इसकी परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो 1.008 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो 1s1 होता है। यह आवर्त सारणी का उपवर्ग फर्स्ट ए में रखा गया है। यह एस ब्लॉक का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अस्प्राइट्स। याद रखिएगा अस्प्राइट्स, जून 2017 में। अब अस्प्राइट्स की बात की जाए तो जून 2017 में ब्रेक थ्रू स्टारशॉट कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी से निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। विश्व का सबसे छोटा एवं अंतरिक्ष यानों को अस्प्राइट्स नाम दिया गया है। यह अंतरिक्ष बात की जाए तो इसरो PSLV, इसरो के द्वारा, याद रखिएगा यह अंतरिक्ष यान जो है इसरो के द्वारा PSLV 38
याद रखिएगा PSLV 38 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इटली के उपग्रह मैक्स वेलियर और लटाविया के उपग्रह वेंटा 1 पर संकलन किया गया था। याद रखिएगा यह इटली के उपग्रह मैक्स वेलियर और वेंटा के 1 पर संकलन किया गया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान अर्थात निपटारा करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामले को शीघ्र निपटारा करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की बात की जाए तो राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम जो कि 2010 के अंतर्गत 5 मई 2010, याद रखिएगा 5 मई 2010 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। उस समय 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल की बात की जाए तो 2007 से लेकर 2012 था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 2007 से 2012 प्रभाव में था। यह पर्यावरण संरक्षण वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तरदायी संस्थान था। अधिकरण के बैठक में 4 स्थल हैं, नई दिल्ली, भोपाल, पुणे और कोलकाता। याद रखिएगा पर्यावरण जो है अधिकरण बैठक के 4 स्थल हैं, नई दिल्ली में है, भोपाल, पुणे और कोलकाता में। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, परवलित गर्त डिश इंजन प्रौद्योगिकी सेंट्रल टावर रिसीवर प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन प्रणाली प्रकार के उदाहरण हैं? परवलिक गर्त डिश इंजन प्रौद्योगिकी सेंट्रल टावर रिसीवर प्रौद्योगिकी निम्न में से किस नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन प्रणाली प्रकार के उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, सौर ऊर्जा का। किसका है? सौर ऊर्जा का। सौर तापीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली या केंद्रित सौर ऊर्जा उच्च ताप वाली ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर विकिरण का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए करती है। अगला प्रश्न है, मॉड्यूलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉड्यूलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, लंबी दूरी पर निम्न आवृत्ति की जानकारी को समझता से संचारित करना। मॉड्यूलम का जो मुख्य उद्देश्य है लंबी दूरी पर निम्न आवृत्ति की जानकारी को समझता से संचारित करना। अगर कोई सिग्नल लंबी दूरी तक भेजना है तो उसका परिणाम दक्षता, आउटपुट, पावर, आवृत्ति को बढ़ा देता है जिससे लंबी दूरी को तक सिग्नल भेजा जा सके। मॉड्यूलम 2 प्रकार के होती हैं। याद रखिएगा मॉड्यूलम का अगर प्रकार की बात की जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक होता है आवृत्ति और दूसरा होता है आयाम। आवृत्ति और आयाम, मॉड्यूलम 2 प्रकार के होता है, आवृत्ति और आयाम। आवृत्ति मॉड्यूलम ध्वनि का मॉड्यूलन करता है, ये आवृत्ति मॉड्यूलम जो है ध्वनि का मॉड्यूलन करेगा, जबकि आयाम मॉड्यूलन जो होता है दृश्य का मॉड्यूलन करेगा। आयाम मॉड्यूलम दृश्य का, याद रखिएगा ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। आवृत्ति ध्वनि को करता है, ध्वनि को मॉड्यूलन करेगा, जबकि आयाम जो है दृश्य को मॉड्यूलन करेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ब्लू रे डिस्क एक है, ब्लू रे डिस्क एक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, डाटा संग्रहण प्रणाली। ब्लू रे डिस्क एक जो है डाटा संग्रहण प्रणाली है। आप लोग ब्लू रे डिस्क की अगर क्षमता की बात करें तो ये 25 GB का होता है। इसकी क्षमता जो होती है 25 GB की होती है। अगला प्रश्न है, राज्य के न्याय प्रशासन की सबसे निम्न निकाय कौन सी है? इसके बाद हम लोग रीजनिंग का सीरीज भी इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। रुक्मिणी प्लेटफॉर्म प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज नंबर 6 चल रहा है।
राज्य के न्याय प्रशासन की सबसे निम्न निकाय कौन सी है? यह आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्राम कचहरी। राज्य के न्याय प्रशासन की सबसे छोटी निकाय जो होती है ग्राम कचहरी होती है। ग्राम पंचायत की एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी अधिक से अधिक 1000 रुपया जुर्माने लगाने का अधिकार है। इस साधारण किसी भी प्रकार का कारावास की सजा देने का अधिकार नहीं होता। ग्राम कचहरी को अधिक से अधिक 1000 रुपये जुर्माना लगाने का अधिकार होता है, इससे ज्यादा का अधिकार नहीं होता है। ग्राम कचहरी में 10,000 रुपये तक दीवानी मुकदमे सुने जाते हैं। इसमें 10,000 तक दीवानी मुकदमे सुने जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित सूचियों में किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। किसके अंतर्गत, कौन सी सूचियों के अंतर्गत शिक्षा आती है? तो शिक्षा की बात की जाए तो ये आती है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। 1919 में भारतीय परिषद एक्ट अधीन प्रथम बार संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख किया है। कब किया गया है? 1919 में भारतीय परिषद एक्ट, याद रखिएगा 1919 में भारतीय परिषद एक्ट में राज्य सूची और संघ सूची का उल्लेख किया गया है। और 1935 के अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम में समवर्ती सूची जोड़ा गया और 1935 में समवर्ती सूची जोड़ा गया। संघ सूची की अभी बात करें तो इसमें संघ सूची में टोटल अभी 100 विषय का समावेशन है, जबकि राज्य सूची में 61 विषय है। राज्य सूची की बात की जाए, इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघ सूची में बात की जाए तो अभी 100 समावेश है, जबकि राज्य सूची की बात की जाए तो इसमें 61 है। पहले इसकी संख्या 66 थी, अब इसको घटाकर 61 कर दी गई है। करेंट डाटा ये है, संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 47 है। पहले इसकी संख्या 52 थी, तो दोनों संख्या जान लीजिए, पहले 52 थी और अभी 47 है। समवर्ती सूची में 47, ठीक है। सबसे बड़ा संघ, संघ में 100 सूची है, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 47। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है? आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, राजस्थान। कालबेलिया जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है। कुछ राज्यों के लोक नृत्य को हम लोग देख लेंगे, आप लोग लिख लीजिए, हो सके तो लिख लीजिए। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो नाटी, हिमाचल प्रदेश का अगर जो लोक नृत्य की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य की बात की जाए तो आप लोग लिख लीजिए नाटी, छारबा, डांगी, घुघटी। लिख लीजिए नाटी, छारबा, डांगी, घुघटी। ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में हम लोग लिख लीजिए, ये डांगा, झूमर, ये है डांगा, डांगा, झूमर, कर्ममुंडा, संथाल, ये सॉरी जावरा। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में अगर बात की जाए तो जावरा और मटकी है। गिद्धा नृत्य भी है यहाँ पर, जावरा, मटकी, गिद्धा। झारखंड का पता है, डांगा, झूमर है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सतपुड़ा, धूपगढ़ की सतपुड़ा श्रेणी की पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1352 मीटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधे द्वारा जलवाष्प निर्मित करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ही जलवाष्प
निर्मित करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति से हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रही है, तो इस गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, पृथ्वी के सापेक्ष हमारी गति शून्य है। पृथ्वी के सापेक्ष जो है हमारी गति क्या है? शून्य है। इसलिए हम लोग गति अनुभव नहीं करते। पृथ्वी अपने अक्ष की ओर, अगर अपने अक्ष की ओर बात की जाए तो 0.4621 किलोमीटर की दर से अर्थात 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 30 किलोमीटर की दर से परिक्रमण गति करती है। कितने किलोमीटर की गति से? 30 किलोमीटर सेकेंड की गति से ये परिक्रमा दर करती है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा साइंस का प्रश्न है। लिफ्ट की गतिशील अवस्था में किसी पिंड का आभासी भार अपने वास्तविक भार का दुगुना हो जाता है जब लिफ्ट की गतिशील अवस्था में किसी पिंड का आभासी भार अपने वास्तविक भार से दुगुना हो जाएगा। कब? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, लिफ्ट जब ऊपर की ओर जी त्वरण से यानी गुरुत्वीय त्वरण से चल रहा हो। लिफ्ट जब ऊपर की ओर गुरुत्वीय त्वरण से चल रहा हो तो लिफ्ट की गतिशील अवस्था में किसी पिंड का आभासी भार जो होता है वास्तविक भार से क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होगा? ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस तापक्रम पर पानी द्रव से बदलकर ठोस में परावर्तित हो जाता है वह जमाव बिंदु अर्थात हिमांक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक बिंदु कहलाता है। साधारणतः पानी की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। सुपर कूलिंग या पानी के अशुद्धियों विद्यमान होने की स्थिति में यह तापमान कम हो जाता है जिसके जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पर जमता है। जल का घनत्व की बात की जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी के चक्रों की गति बढ़ा दी जाए तो इसके धरातल पर पड़ी हुई वस्तु का, यदि पृथ्वी के चक्रों की गति जो है बढ़ा दी जाए तो धरातल पर पड़ी वस्तु का क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, भार में कोई अंतर नहीं आएगा। यदि पृथ्वी की गति के चक्रों की गति जो है इसको बढ़ा दिया जाए तो इस पर रखी वस्तुओं पर कोई भी अंतर नहीं आएगा। याद रखिएगा आप लोग, कोई भी अंतर नहीं आएगा। आप लोगों को पता है वस्तु का भार पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर पृथ्वी के कोणीय वेग से बढ़ने से घटता है। याद रखिएगा, और पृथ्वी के कोणीय वेग के घटने से बढ़ता है। और चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है जबकि भार 1/6 होता है। अगला प्रश्न है आपके, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, मैडम ब्लावत्स्की। मैडम ब्लावत्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए तो 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी। भारत थियोसॉफिकल सोसाइटी लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के पॉपुलर बनाने के लिए लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एनी बेसेंट को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे 1867 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा, रानाडे के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का श्रेय जाता है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अगर इनकी बात किया जाए तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था। याद रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की और होलकट के द्वारा किया गया था।
मैडम ब्लावत्स्की और होलकट, याद रखिएगा दोनों नाम आप लोग। 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय से शिमला में मिले मुसलमानों का शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। 1906 में जो लॉर्ड मिंटो द्वारा जो शिमला में मुसलमान जो शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी कि मुसलमान के लिए एक पृथक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए। भारत परिषद अधिनियम 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता। भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात की जाए तो इसमें पृथक निर्वाचन आधार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। राष्ट्रीय शोक दिवस जो है बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 19 जुलाई 1905 में हुआ था। 19 जुलाई 1905 में हुआ था। विभाजन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। तो 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शोक दिवस। अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रोलेट एक्ट विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन चलाया था, सुझाव दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वामी श्रद्धानंद। रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था बिना वकील के, बिना अपील के, बिना दलील के किसी भी सरकारी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती है। इसके विरुद्ध में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा लगान ना देने की आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रोलेट एक्ट के वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था। द ऑर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में रोलेट एक्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, द ऑर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट को 1919 के समान बोलचाल में रोलेट एक्ट कहा गया था। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काराकोरम। काराकोरम हिमालय श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा की बात की जाए तो काराकोरम है। भारत में बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। और बारालाचा जो है, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है। जेलपल्ला सिक्किम में है और नाथुला सिक्किम में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में। लैगून क्या है? लैगून क्या है? तो लैगून, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, लैगून एक प्रकार का झील है। लैगून एक प्रकार का झील है। उड़ीसा का चिल्का लेक, आंध्र प्रदेश का कोलेरी झील लैगून झील के उदाहरण हैं। रबर की खेती, अगला प्रश्न है, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो होती है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। लोहा, अमोनिया संपन्न सुहा गहरी दोमट मिट्टी रबर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। रबर की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। और रबर पेड़ का वानस्पतिक नाम अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा आप लोग, रबर पेड़ के वैज्ञानिक नाम, वनस्पति वैज्ञानिक नाम जो होता है हैविया ब्राजीलिनियसिस। हैविया ब्राजीलिनियसिस। अगला प्रश्न है, कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कोयना परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, महाराष्ट्र में।
कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर है। इस परियोजना में 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1967 में कोयना डैम के आसपास 7.5 डिग्री की भूकंप आया था, जो जलाशय संबंधित भूकंप था। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1960 ईस्वी में। गोविंद बल्लभ भाई पंत द्वारा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नगर उधमपुर जिले में उत्तराखंड में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 के द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, नीलगिरी में। भारत का पहला जीव आरक्षण नीलगिरी में स्थापित किया गया। रहंतबोर में केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करने वाली पहाड़ी का नाम भी नीलगिरी पहाड़ी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, संसद के द्विसदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसद के द्विसदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात की जाए तो कौन करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के द्विसदन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो कि अनुच्छेद, याद रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कुछ पुस्तक और उनके लेखक को आप लोग देख लीजिए। नील दर्पण की बात की जाए तो दीनबंधु ने लिखी थी। सोजे वतन प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। भारत में अंग्रेजी राज सुंदरलाल के द्वारा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। इंडिया फॉर इंडियंस CR दास और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा डैश की तहत आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 306, धारा 306। ज्यादा इसके बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, मिर्गी। मिर्गी एक गैर संचारी रोग है। जीवाणु और विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि रोग। इससे आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, डैश सिक्किम में नेपाली समुदाय की एक सामूहिक नृत्य है। डैश सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। NTPC में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मरूनी। मरूनी सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। अगला प्रश्न हम लोग, तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम डैश के अंतर्गत किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 2014। 2014 में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो याद रखिएगा, इसमें जल में घुलनशील विटामिन जो है BC होता है। B और C, विटामिन B और C जल में घुलनशील है और बाकी वसा में।
ठीक है, तो बी और सी जल में घुलनशील है और वसा में बीसी को छोड़कर। इस तरह से याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो बीसी को छोड़कर। तो बीसी के छोड़कर क्या हो जाएगा, ई के ए डी सभी हो जाएगा, बीसी सिर्फ है जल में घुलनशील। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 में की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा, याद रखिएगा, 1897 में की गई थी। इलेक्ट्रॉन की परमाणु के मूलभूत कण होते हैं, इनमें इकाई ऋणावेश में 1.602 × 10⁻⁹ कूलम होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात की जाए तो ये होता है 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। दोनों याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, गुप्त वंश के। गुप्त राजवंश का शासनकाल भारतीय इतिहास काल में स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए तो श्रीगुप्त है। गुप्त वंश लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न है, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महानंदा। महानंदा की सहायक नदी जो है मेची नदी है। महानंदा जो है भारत के पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों से होकर बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। महानंदा हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कैंडेला। कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि का एसआई इकाई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दीप्त तीव्रता। इसका हम लोग पिछले टेस्ट सीरीज में भी हम लोग ने जिक्र किया था। यदि आप लोग इस टेस्ट सीरीज में लगातार बने हुए हैं तो आप लोगों को कनेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के 7 मूल इकाई होती है। कितने होते, 7 मूल इकाई होते। मीटर की बात की जाए तो लंबाई होता है, किलोग्राम की बात की जाए तो भार होता है, सेकेंड का समय, एम्पियर का विद्युत धारा, केल्विन का तापमान होता है और मोल का पदार्थ की मात्रा और कैंडेला का ज्योति तीव्रता होता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्योहार माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्योहार जो होता है माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भोगोली बिहू। भोगोली बिहू। माघ बिहू का अन्य नाम भोगोली बिहू के नाम से जाना जाता है। माघ बिहू वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। माघ बिहू वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। पहला है रंगोली बिहू या बोहाग बिहू। पहला रंगोली बिहू या बोहाग बिहू। ये फसल बुआई की शुरुआत का है, प्रतीक होता है, इसके नए वर्ष की शुभारंभ होता है। और दूसरा है भोगोली बिहू या माघ बिहू। माघ महीने से फसल कटाई का त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। और तीसरा जो होता है काती बिहू या कांगली बिहू, इसके नाम से भी जाना जाता है। ये शरद ऋतु का एक मेला है। काती बिहू जो होता है, कंगाली बिहू, ये शरद ऋतु का एक मेला है। अगला प्रश्न है, रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार कौन थे जिनका निधन हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी जो थे रामायण के रावण, परमानंद सागर द्वारा जो बनाए गया रामायण था उसमें किरदार निभाने वाले रावण का रोल था अरविंद त्रिवेदी का। अगला प्रश्न है, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाले महिला अंपायर कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, जैकलिन विलियम्स। जैकलिन विलियम्स। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 हेतु
किसे नई टीमों की घोषणा की है? बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल 2022 हेतु किस नई टीमों की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद और लखनऊ। आंसर डी हो जाएगा, अहमदाबाद और लखनऊ। 2 न्यू टीम इस बार टोटल 10 टीमों के साथ आईपीएल का 2022 का लीग होगा। अगला प्रश्न है, हेनल एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 90। इसका सही आंसर होगा सी। इसका रैंक जो होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में भारत का रैंक जो है वह 90 रैंक है इसका। जनवरी 2020 में अमेरिकी भाषाविदों द्वारा वर्ड ऑफ द डिकेड चुने गए शब्द का नाम बताइए। याद रखिएगा 2020 में अमेरिकी भाषाविदों द्वारा वर्ल्ड ऑफ द डिकेड चुने गए शब्द का नाम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दे है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, USA। अगला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? किसे संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, नतालिया वोडियानोवा। आज के सेट का आखिरी सवाल, 93वें अकादमी पुरस्कार 2021 किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म को पुरस्कार जीता है? 93वां अकादमिक पुरस्कार 2021 में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, एन अदर राउंड ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमलैंड है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो एंथनी हॉपकिंस, अभिनेत्री मैकडोमर्स और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लाउ झाओ। इस तरह से हमारा आज का सेट समाप्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।